नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का स्पेशल एडिशन। साप्ताहिक सभा हम शनिवार को लेकर आते हैं, लेकिन इस बार रविवार को भी ला रहे हैं। उसका कारण ये है कि कल यानी शनिवार को एग्जिट पोल आए हैं हरियाणा को लेकर और जम्मू कश्मीर को लेकर। सारे ही एग्जिट पोल लगभग इस बारे में सहमत है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन रही है, जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन जो है वो सबसे बड़ा गठबंधन बन के उभर रहा है। तो इन एग्जिट पोल को समझने के लिए उसका देश की राजनीति पर क्या परिणाम होगा, ये समझने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर और प्रमुख यशवंत देशमुख। विशेष आपको बहुत बहुत स्वागत है। मिलिंद और यशवंत के साथ साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं विजय विद्रोही, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और आप उनके शो देखते रहते हैं न्यूज़ तक पर। तो यशवंत, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि हम हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तो बात कर लेंगे, लेकिन ये जो दोनों राज्यों के जो एग्जिट पोल आए हैं वो क्या कहीं ना कहीं ये कहानी कह रहे हैं कि जो ट्रेंड सेट हुआ है, एक तरह से बीजेपी के खिलाफ जो हवा बनना शुरू हुई है जून के महीने से यानी लोकसभा चुनाव से, क्या वो हवा अब बहती जा रही है या वो तेज बह रही है या वो धीमी हो रही है? इसका क्या समझा जाए इसको? मेरा मानना है मिलिंद कि जो इन राज्यों में लोकसभा के जो ट्रेंड थे उसी ट्रेंड के मुताबिक वो कंटिन्यूएशन है। और एंटी इनकम्बेंसी का जो मैंडेट हरियाणा में आने जा रहा है वो 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद में स्वाभाविक भी है और पूरी तरह से अपेक्षित भी है। खासतौर पे ये ध्यान रखते हुए कि लोकसभा चुनाव में मोदी की लहर को छोड़ दें तो उसके अलावा हरियाणा में वहां की राज्य सरकार के कामकाज को लेकर जितनी बार भी हमारे एमओटीएन के सर्वेक्षण हुए उनमें कभी भी बहुत ज्यादा प्रभावी करने वाली कोई अच्छी बात सामने आई हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। सच्चाई यह है कि 10 साल में हरियाणा के एमपी एमएलए और हरियाणा के मुख्यमंत्री, इनकी रैंकिंग हमेशा बॉटम के 5 राज्यों में हमेशा एमओटीएन में आई। ये बात हम लोग हमेशा जब भी हम लोग एमओटीएन को डिस्कस करते रहे हैं हम इसको रेखांकित भी करते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बीजेपी वहां जीत रही थी तो उसका स्वाभाविक सा कारण ये था कि 3 अवसरों पे मोदी की पॉपुलैरिटी हर चीज के ऊपर सर चढ़ के बोली। लेकिन अब जो दूसरी इंजन डबल इंजन सरकार में दूसरी इंजन का जो फेलियर है वो एक अकेले इंजन के खींचने लायक से दायरे से अब बाहर जा चुका है। इसको इसी तरीके से देखना चाहिए। लेकिन इसमें एक चीज है, लेकिन मैं आपसे पहले कमेंट लेना चाहूंगा। जो यशवंत ने बात की, विजय जी आप सवाल पूछिएगा उसके पहले, कि ये जो डबल इंजन का, विजय जी ये जो बात होती थी कि डबल इंजन की सरकार, तो अब तो जो मुख्य इंजन है वही उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। तो ये जो मैंने सवाल यशवंत से ही पूछा था कि क्या जो हवा बही है जून के महीने से बीजेपी के खिलाफ लग रहा है, तो इस नतीजे को, एग्जिट पोल के आकलन को किस तरह से देखा जाएगी? ये हवा और तेज हो रही है या उसी दिशा में और बढ़ रही है? देखिए मुझे तो लगा है कि कांग्रेस इसको एक सिलसिला बनाने के चक्कर में है, और अगर ये सिलसिला बन जाता है और ये जो हरियाणा, दिल्ली की हवा जो हरियाणा तक पहुंची और हरियाणा की हवा अगर महाराष्ट्र तक पहुंचती है तो फिर बीजेपी के लिए भारी मुसीबत आ सकती है। लेकिन मेरा सवाल यशवंत देशमुख से है कि आप डबल इंजन में से एक इंजन यानी राज्य सरकार के इंजन की फेल की बात कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में जो मोटे तौर पर 3 मुद्दे रहे, अग्निवीर का मुद्दा वो केंद्र सरकार की पैदाइश है। महिला पहलवानों का प्रदर्शन, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना केंद्र सरकार के हाथ में था, यानी कि बीजेपी आला कमान के हाथ में था। और किसान आंदोलन वो भी केंद्र के हाथ में था। तो फिर खामियाजा कहीं खट्टर सरकार को इस रूप में उठाना पड़ा, या कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से केंद्रीय जो मुद्दे थे उनको राज्य के मुद्दों में राज्य की जनता से जोड़कर जनता के बीच में परोस दिया? विजय भाई, दूसरी बात ज्यादा सही है क्योंकि इन मुद्दों के आने के बहुत पहले से हरियाणा सरकार की लचर स्थिति और हरियाणा के मुख्यमंत्री की खराब रेटिंग्स ये तो एमओटीएन में जग जाहिर हो रही थी। वो उस समय ना किसान आंदोलन था, ना पहलवानों का मुद्दा था, ना कोई ये आर्मी में जो भर्तियां हैं उसका मुद्दा था, अग्निवीर का। तो इन तीनों मुद्दों के आने के बहुत पहले से ही लगातार हरियाणा के आंकड़े खराब ही आ रहे थे। इसमें कुछ नहीं। इन मुद्दों के आने से और ज्यादा उसमें उबाल आया है और कैंपेन में ज्यादा उबाल आया है, ये माना जा सकता है।
लेकिन अगर ये मुद्दे नहीं होते तो ये सोचना कि हरियाणा में दोबारा भाजपा की सरकार बन जाएगी, ये ऐसा होने वाला नहीं था। मैं आप समझ रहा हूं जो बात आप कह रहे हैं, मैं उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहा हूं। इन मुद्दों के ऐड होने से और ज्यादा दुखद स्थिति और खराब हो गई भाजपा की हरियाणा में। लेकिन इन मुद्दों की के अभाव में भी हरियाणा की सरकार की स्थिति लचर ही थी। 10 साल की इनकम्बेंसी धीमे धीमे इतनी ज्यादा हो चुकी थी कि उसका जाना, खराब नंबर आना, ये अवश्यम्मा भी होता ही जा रहा था। नहीं तो विजय जी, मैं आपकी जो सवाल में एक और बात जोड़ना चाहूँगा, जो कि यशवंत भी कह रहे हैं कि हालत बीजेपी की हरियाणा में पहले से ही खराब थी और इसीलिए उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। बल्कि आप देखिए कि 2019 में भी बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला था। अगर बीजेपी नहीं होती तो बीजेपी की सरकार नहीं बनती है। अगर कांग्रेस ने मतलब आपके कहने का मतलब है मिलिंद की मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। हाँ, अब देखिए विजय जी, वो तो होता है ना कि फेलियर होता है तो पूरा ही होता है वाली बात है। पर यशवंत, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि अभी आपने जो सी वोटर ने प्रोजेक्शन दिया है, वो औसत जो है वो 54 पे बैठ रहा है, कहीं 50 से लेके 58 के बीच में आपने आंकड़ा दिया है। तो क्या ये 58 से पार भी जा सकता है या 58 तक ही रह जाएगा ये? सकता है। देखिए, जो हम लोग की मार्जिनल सीट्स एनालिसिस है उसमें 18 सीटें, 19 सीटें हैं शायद वहां की मार्जिनल्स उसमें। और उसमें अगर एक तरफा वो जो 10 सीटें हैं जहां पे कांग्रेस नंबर 2 है, एक्चुअली 10 + 3 13 सीटें हैं, वो अगर एक तरफा चली गई तो कांग्रेस के खाते में वो सलट जाएंगी। सेम वोट शेयर के ऊपर भी पॉसिबिलिटी है ये। लेकिन उल्टी तरफ हो गई तो हरियाणा में ये नहीं हो रहा है कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कहने का तात्पर्य यह है कि मार्जिनल सीट्स के अलट या पलट होने का जो असर अक्सर होता है कि भाई मेजॉरिटी पलट सकती है, वो नहीं होने वाला है। यानी अगर मार्जिनल सीट सब कांग्रेस के विरुद्ध चली गई तो कांग्रेस की एक सिंपल मेजॉरिटी नंबर आएगा, और अगर कांग्रेस के पक्ष में चली गई तो कांग्रेस 2/3 बहुमत से ऊपर में चली जाएगी। तो आप कह रहे जी, सिनेरियो कांग्रेस के लिए सिंपल मेजॉरिटी है। बेस्ट केस सिनेरियो जो है एक तरफा जीत है। विजय जी, आपका क्या आंकड़ा है? देखिए मैं तो आपके नहीं, मैं विजय जी का आंकड़ा पूछ रहा हूं। मैं तो विजय जी अच्छा, का, माफ कीजिएगा, सॉरी दे रहे हैं इसलिए मुझे समझ में नहीं आया आपने जी जी नहीं। नहीं मिलिंद जी, हम पिछली बार शायद 1-2 हफ्ते पहले हमने मिलकर जो प्रोग्राम किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि मेरे हिसाब से कांग्रेस 55+ कुछ आ रही है, और अब तो मुझे लग रहा है कि 60+ भी आ सकती है। मेरी तो ज़्यादा दिलचस्पी ये जानने में इन आंकड़ों में, जब रिजल्ट आएंगे, कि अगर कांग्रेस 60 पार जाती है तो राहुल गांधी ने आखिरी 3 दिनों में जो दौरे किए, जो विजय संकल्प यात्रा निकाली, उसकी कितनी बड़ी भूमिका रही। शैलजा से हाथ मिलवाना में से कितनी सीटें कांग्रेस की झोली में आ गिरी, या अशोक तंवर के आखिरी वक्त में कांग्रेस में शामिल होने से क्या माहौल थोड़ा सा फ्लोटिंग वोटर्स के रूप में बदला, इसमें मेरी गहरी दिलचस्पी है। और इसी के साथ जुड़ा हुआ मसला मेरे सामने ये है, जैसा कुछ सोशल मीडिया सर्किल में चल रहा है, कि क्या भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या 2004 में जब भजनलाल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था लेकिन भजनलाल की जगह भूपेंद्र हुड्डा को आला कमान ने आगे बढ़ाया था, तो क्या आला कमान ये सोचता है कि भूपेंद्र हुड्डा के दिन लद गए, अब नई लीडरशिप को मौका देना चाहिए, और 60+ आना हुड्डा के लिए क्या नुकसान होगा, जैसा कि राजस्थान के संदर्भ में भी कहा जाता रहा है? नहीं तो विजय जी, मैं इसी पर यशवंत आपका की राय चाहूँगा। 2 बातें हैं। एक तो पहली बात तो ये समझ लेते हैं, जो आपका सर्वे आया है उसमें बड़ा क्लियरली कहा है कि लोगों की पसंद 31% भूपेंद्र हुड्डा के लिए है, और वो बिल्कुल बाय फार आगे है विजय जी। और दूसरी बात यह है कि दूसरे नंबर पर नायब सिंह सैनी है जो 22% पे है, और तीसरे नंबर पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो हुड्डा परिवार की जो रेटिंग है वो 41% के आसपास जाके बैठती है, और शैलजा, जिनको कि एक चैलेंजर या कंटेंडर माना जाता है, उनका नंबर जो है वो 5% पर आ गया है। तो यशवंत, ये आपको क्या लग रहा है कि ये जो मामला है कि मतलब कांग्रेस क्या ऐसा कुछ कर सकती है कि वो ना दे उसको, मतलब हुड्डा की जगह शैलजा को बना दे? उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है वो तो मैं नहीं कह सकता, वो विजय भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन हाँ, जो आंकड़े हैं वो बहुत क्लियर है कि जीत तो ये हुड्डा की जीत है, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए, न कुमारी शैलजा की, न रणजीत सिंह सुरजेवाला की, न राहुल गांधी की। श्रेय भले ही केंद्रीय नेतृत्व को मिलता है, इसमें कोई
वो नहीं है। भाजपा में भी श्रेय होता है तो केंद्रीय नेतृत्व तो कोई श्रेय आता है। भाजपा और कांग्रेस इस मामले में एक ही है, श्रेय केंद्रीय नेतृत्व को जाता है और ठीकरा जो है लोकल के सर पे फूटता है। लेकिन जहां तक आंकड़ों का सवाल है, जो जमीनी हकीकत है वो ये कि ये जीत हुड्डा साहब की जीत होगी, नंबर एक। हाँ, विजय भाई का ये कहना सही है कि अगर ये मार्जिनल सीट्स और कांग्रेस की तरफ चली जाती हैं और कांग्रेस जो है 65, 68, 70 तक पहुंच जाती है, वैसी स्थिति आती है, तो उससे राहुल गांधी का काम आसान हो जाएगा। वो हुड्डा को हटा के दूसरे को किसी को बनाने का सोच सकते हैं, विचार भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में पर्याप्त कुशन होगा उस तरीके के निर्णय लेने के लिए। लेकिन अगर ये जीत 50 के आसपास, 52, 55 वाली रही, तो हुड्डा साहब को बनाना मजबूरी इसलिए होगा क्योंकि फिर वो संख्या बल जो है, क्योंकि लगभग 90 में करीबन बताया जा रहा है 70 टिकट हुड्डा साहब के खाते के गए हैं। और आप ये मान के चलिए कि अगर 50 आदमी जीत के आएंगे तो उसमें कम से कम 40 आदमी हुड्डा के होंगे, तो उसमें फिर कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा केंद्रीय नेतृत्व के पास में। हाँ, अब बिल्कुल वो आंध्र प्रदेश के तर्ज पे बिल्कुल ही अलग निर्णय लेकर के, जैसे किरण कुमार को बनाया और जगन मोहन रेड्डी को नहीं बनाया, और उस तरीके की कुछ स्थिति अगर केंद्रीय नेतृत्व करता है तो अलग विषय है। तब फिर आप अलग तरीके की राजनीति देखेंगे, क्योंकि कोई भी नेता थाली में सजो के अपनी कमाई जो है केवल ऊपर परोसने के लिए नहीं होता है। हर किसी को अपनी थाली भी चाहिए होती है और अपने हिस्से का उसको ड्यू भी चाहिए होता है। ये तो यशवंत, जो विजय जी का पहला सवाल था कि क्या राहुल गांधी ने जो कैंपेन किया, जो शैलजा और हुड्डा को साथ में लाया, फिर आखिरी समय पर अशोक तंवर को पार्टी में शामिल किया, खास करके जो आखिरी हफ्ता था, तो उस प्रचार का राहुल गांधी के क्या कोई असर देखने मिला आपके डेटा के मुताबिक? अभी आपने जब मुख्यमंत्री के नामों की सूची पढ़ी, उसमें कुमारी शैलजा या अशोक तंवर के नाम के आगे कितने नंबर थे मिलिंद? उनके आने नहीं से देखिए, एक राहुल गांधी जी को श्रेय मैं जैसे कर्नाटक की जीत का भी देता हूं, इस बात का देता हूं कि सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, इनके लड़ाई वाले फैक्शंस आपस में आके उनकी भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े और कर्नाटक में कांग्रेस को उस चक्कर में उसके कारण डिसाइसिव जीत हासिल हुई। उसका पूरा श्रेय मैं राहुल जी को देता हूं। लेकिन जहां तक हरियाणा का सवाल, देखिए कर्नाटक में डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया भयंकर पॉपुलर थे, लेकिन डीके शिव कुमार की पकड़ पूरी तरह ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थी। तो एक दोनों पहिए ऐसे इंपॉर्टेंट पहिए थे जिनके बगैर कांग्रेस की साइकिल वहां चलनी नहीं थी। लेकिन जहां तक हरियाणा का सवाल है, हरियाणा में कांग्रेस की साइकिल में दो पहिए नहीं है, वो एक ही पहिया है। तो बाकी सब अगल बगल छोटे पहिए की तरह लगा भी दिए जाएं, लेकिन कांग्रेस की जीत या हार का सबब वो पहिए नहीं। तो कुमारी शैलजा पुरानी नेता हैं, बड़ा दलित लीडरशिप में उनका बड़ा नाम है, लेकिन कोई हुड्डा साहब की पॉपुलैरिटी या उनकी ग्रिप के आगे वो पॉलिटिकल ग्रिप उनकी नहीं है। कुमारी शैलजा की पॉलिटिकल ग्रिप संगठन की या जो शीर्ष नेतृत्व के वरद हस्त प्राप्त होने की ग्रिप है, वो वाली ग्रिप है। वो अच्छी नेता है, बड़ी नेता है, सुलझी हुई नेता है। उनको साथ में लाके हाथ मिलाना एक अच्छा संदेश देना है, इसमें भी कोई शक नहीं। अशोक तंवर का वापस आने से कितने वोट आएंगे ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो नहीं भी आते तो भी रिजल्ट यही होते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन लोगों का वापस आना एक नैरेटिव जरूर फिक्स करता है। दलित नेता हैं अशोक तंवर, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं राज्य के, उस नाते एक नैरेटिव का फ्लिप जरूर आता है। और एक दिन वोटिंग के एक दिन पहले आना, तो लोग जो भी हैं ज्यादा उत्साह से निकलते हैं, वोट डालते हैं, उतना योगदान जरूर माना जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये जीत उसके कारण हो रही है ऐसा सोचना भी गलत है, या इस जीत में केंद्रीय नेतृत्व का ज्यादा योगदान है, हुड्डा का योगदान उतना नहीं है, ये सोचना गलत है। मैं केवल ये बात को अंडरलाइन कर रहा हूं कि राहुल जी का योगदान है, निस्संदेह है, कर्नाटक की जीत में भी रहा, बाकी उनके कैंपेन का भी रहा, भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट भी रहा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन बड़ा योगदान अगर आप ऐसे बोलेंगे तो वो हुड्डा की पॉपुलैरिटी या हुड्डा की ग्रिप का है। तो विजय जी, ये जीत हुड्डा की मानी जाए या राहुल गांधी की? क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि 2019 में भी हुड्डा जो है, जब कांग्रेस बिल्कुल मरी टूटी हालत में थी देश भर में, तो वो 31 सीटें लेकर आए थे हरियाणा में। तो जो यशवंत बात कह रहे हैं कि ये एक ही पहिए की साइकिल है जो चल रही है हरियाणा में। देखिए, 2019 का चुनाव मैंने बड़ा गहराई से हरियाणा में कवर किया था। दो चीज़ें नज़र आई थी। एक तो कांग्रेस में विश्वास ही नहीं था, उनमें आत्मविश्वास ही नहीं था। जब 31 सीटें आई तो वो हैरान पड़ गए कि अच्छा, हमारी 31 भी आ सकती हैं।
दूसरा, भूपेंद्र हुड्डा ने तब एक इंटरव्यू भी दिया था कि अगर उनको कमान पहले सौंप दी गई होती, 2 या 3 महीने पहले कमान सौंपी गई थी, तो वो सरकार सत्ता में लाया जा सकता था कांग्रेस को, और बीजेपी जहां 40 पर सिमट गई थी, 5 सीटें ही तो कम होनी थी। 5 सीटें बीजेपी की कम होती, 5 सीटें कांग्रेस की बढ़ती, तो 35-36 पर दोनों खेल रहे होते। और इस चुनाव में अब जैसा यशवंत जी ने भी कहा, 70-72 सीटें भूपेंद्र हुड्डा की, पूरा डिजाइनिंग उनकी तरफ की गई, नीति रणनीति उनकी तरफ से बनाई गई। आम आदमी पार्टी को राहुल गांधी चाहते थे, हुड्डा नहीं चाहते थे, तो वो भी आप देखिए। जहाँ जहाँ कुमारी शैलजा के कहने पर कुछ जगह, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ जगह टिकट दिया गया कुमारी शैलजा के उम्मीदवारों को, वहाँ वहाँ सुना है भूपेंद्र हुड्डा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए निर्दलीय के रूप में। तो आप देखिए कि किस तरह से पकड़ है उनकी। तो ये बात तो अपनी जगह सही है, लेकिन मुझे एक चीज़ लगता है कि मेरी नज़र में हरियाणा चुनाव का अगर एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल साबित होता है, तो मेरी नज़र में राहुल गांधी की छवि एक गंभीर, संवेदनशील, मगर एक गुस्सैल नेता के रूप में उभर कर सामने आती है। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों की क्या राय है इस पे? राय क्या है राहुल गांधी की छवि में जो है, क्योंकि एमओटीएन में मिलिंद बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो नंबर जो बढ़ रहे थे, पिछली बार हमने ये अंडरलाइन किया था कि राहुल गांधी 2019 में करीबन 20-22% की रेटिंग में थे, वो उसके बाद में घटते घटते 10% से नीचे चले गए थे पंजाब चुनाव के बाद में एमओटीएन में। और उस समय एक स्थिति ये थी कि अरविंद केजरीवाल के नंबर लगभग लगभग राहुल गांधी के नंबर के बराबरी पे आ गए थे राष्ट्रीय रेटिंग में। अब जब उनका रिवाइवल हुआ है तो वो नंबर वो अपने सारे वापस खींच रहे हैं। ममता केजरीवाल की रेटिंग कम हुई, ममता बनर्जी की रेटिंग कम हुई, अरविंद केजरीवाल की रेटिंग कम हुई, और राहुल गांधी वापस 19, 20, 21 पे वापस अपने उस जगह पहुंचे। अब यहां से दरअसल उनको अपनी रेटिंग को कांग्रेस की रेटिंग के आगे ले जाने वाली बात है। क्या राहुल गांधी के नंबर कांग्रेस के पड़ने वाले वोटों से ज्यादा होंगे? ये वो स्थिति होती है जब लीडर का एक बड़ा पैमाना आता है और लीडर अपने दम पे पार्टी को खींचने की स्थिति रखता है, जैसा कि उनकी दादी करती थी। उनकी दादी की रेटिंग अपनी पार्टी से बहुत आगे थी, या जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रेटिंग बीजेपी से बहुत ज्यादा आगे, 20-20% आगे रहती। तो वो इंजन होता है। अभी फिलहाल राहुल गांधी जी ने अपनी डेफिसिट कंप्लीट की है। वो निस्संदेह पिछले लोकसभा चुनाव के बाद में एक आक्रामक तरीके से आए हैं, एंग्री यंग मैन की भूमिका में आए हैं, और वो प्रचार भी उतने ही तेजी से कर रहे हैं। और अब उनके सामने अगला लक्ष्य, पहला लक्ष्य था अपनी खोई हुई पॉपुलैरिटी को वापस प्राप्त करना, जितना उनका बेस लाइन था। अब अगला लक्ष्य है कि उन्हें अपनी पॉपुलैरिटी को आगे करना है। जब उनकी पॉपुलैरिटी उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी से आगे चली जाएगी, तब वो इंजन की भूमिका में आ जाएगी। मेरा अपना मानना यह है। और अभी उसमें कितना समय लगेगा ये देखने की बात है। आने वाला समय उनके लिए अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमारे एमओटीएन के आंकड़े बहुत साफ बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए अच्छा संकेत कतई नहीं है। और मिलिंद, आप ये जानते हैं पिछले 2 सालों से हमारे एमओटीएन में हम लगातार महाराष्ट्र के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो उसमें जो 2 साल से हमारे ट्रेंड आ रहे हैं, उसमें 2 महीने में कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा ऐसा मुझे लगता नहीं। वो लाडली लक्ष्मी योजना की जो कॉपी उन्होंने की है वहां पर, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं होगा कि विदर्भ में और मराठवाड़ा में बीजेपी स्वीप कर जाए, काउंटर स्वीप कर जाए। ऐसा होना थोड़ा संदेहात्मक लग रहा है मुझे। तो जब महाराष्ट्र के निर्णय आएंगे तो राहुल गांधी जी का कलेवर और बढ़ेगा, और खासतौर पे इसलिए बढ़ेगा क्योंकि हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, ये 4 बड़े रिसोर्स वाले राज्य हैं। रिसोर्स पॉलिटिक्स में बहुत जरूरी होता है। तो रिसोर्स भी आएंगे, कलेवर भी आएगा, और तब उसके बाद में वो अपनी लड़ाई को आगे कैसे ले जाते हैं ये महत्वपूर्ण होगा। तो राहुल गांधी जी का वापस अपने पुराने मोयों में आना, उस तरीके से वापस अपना पाना ऊंचाई को, ये भारत के विपक्ष के लिए, कांग्रेस के लिए खासतौर पे ये अच्छी खबर है। लेकिन अभी वो कांग्रेस से ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। मसलन महाराष्ट्र के ही नतीजे आप लोकसभा के देखिए। महाराष्ट्र के नतीजों में शिंदे सेना, ठाकरे, खूब लड़ाई की बातचीत, सब कुछ हुई। पवार के दोनों गुटों, शरद पवार चाचा भतीजे की बात हुई। कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई की तो बात ही कोई नहीं कर रहा था ना। लेकिन एक नेता विहीन होकर के भी वहां पर कांग्रेस ने जिस तरीके से मराठवाड़ा और विदर्भ में बीजेपी को शिकस्त दी, केवल पार्टी की हैसियत से, उससे एक बात तो सिद्ध होती है कि कांग्रेस भारत की एक डिफॉल्ट पार्टी है।
जब भी बीजेपी का ग्राफ उन इलाकों में जाएगा, कांग्रेस अपने आप उभरेगी। 5 साल पहले हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में देखा, डिफॉल्ट उभार देखा था। महाराष्ट्र के चुनाव में विदर्भ और मराठवाड़ा लोकसभा में जो हुआ, वो डिफॉल्ट उभार देखा। तो कांग्रेस बहुत बड़ी करेंसी है, बहुत बड़ा ब्रांड है इस मुल्क का। और कांग्रेस मुक्त भारत के ऊपर बीजेपी ने चाहे जितना कैंपेन किया हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वो कांग्रेस मुक्त तो हुई नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोगों को ले लेके कांग्रेस युक्त भाजपा जरूर होती चली गई। तो ये इतना बड़ा ब्रांड राहुल गांधी जी के पास में है। अब उनकी ब्रांड इक्विटी बढ़ रही है, पार्टी के बराबर आए, और अब उनकी ब्रांड इक्विटी इतनी बढ़ जाए कि वो पार्टी से आगे निकल जाए और इंजन की भूमिका में आ जाए। ये सफर जो है वो देखने लायक हो। तो यशवंत, मेरा एक आगे हम बढ़े जम्मू कश्मीर की तरफ, एक सवाल है मेरा हमारे हरियाणा तक के दर्शकों के लिए खास तौर पे। 2 आंकड़ों में रुचि है। एक तो जिसको जीटी रोड बेल्ट कहते हैं, जो कि भाजपा का गढ़ माना जाता था, और दूसरा जो साउथ हरियाणा, जो कि आसपास ही एनसीआर में लगा हुआ इलाका है। तो इन दोनों जगहों पर, जिसको यादव बेल्ट भी आप कह सकते हैं, उसमें क्या हो रहा है वहाँ पर, कि वहाँ पर बीजेपी क्यों नीचे जा रही है? देखिए, बीजेपी के वहां पर पीछे जाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि 10 साल से केंद्र और राज्य की सत्ताएं जहां जहां पर बीजेपी की आई, जिसे बीजेपी ने डबल इंजन का नाम दिया, उस डबल इंजन की सत्ता में सबसे ज्यादा भट्टा जो बिठा वो स्थानीय एमएलए और एमपीस के कामकाज का था। कोई ऑडिटिंग नहीं हुई किसी भी तरीके की, और सबसे ज्यादा नाराजगी लोकल लेवल की इनकम्बेंसीज की हुई। जिस तरीके के नेता बीजेपी के जाने जाते थे क्षेत्र में जाकर के काम करने वाले, 10 साल में उनका लोप हुआ है। और उसमें एक अहंकार वाला एस्पेक्ट पब्लिक बोलती है जनता से, जब हम पूछते हैं कि नेता अहंकारी हो गए हैं, जनता के बीच में है नहीं, क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र की इमारत की जो ईंटें हैं, ये चुने हुए नेता होते हैं, चुने हुए एमएलए, एमपी, पार्षद ये होते हैं। ये अगर नहीं होंगे अपनी जगह पे ठीक, तो केंद्रीय नेतृत्व केवल सीमेंट का काम कर सकता है वो जोड़ने में, लेकिन अगर ईंटें भर भरा के गिरने लग जाएं तो केवल सीमेंट की दीवार नहीं खड़ी की जा सकती। ये बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है। और दूसरा, पार्टी विद द डिफरेंस जो बीजेपी कहती थी, जिसके कारण एक देश के मध्यम वर्ग का, अर्बन मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग उनके साथ जुड़ता था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चोटिल है। वो न केवल इकोनॉमी के कारण, न केवल टैक्सेशन और इन सब के कारण चोटिल है, बल्कि जो बीजेपी बहुत सारे ऐसे कदम उठाती है, मतलब जैसे अभी आप देखिए हर बार चुनाव आता है और जिस तरीके से एक घोषित अपराधी को पैरोल पे दे दे के छुड़ाया जाता है, जिसके ऊपर बलात्कार और हत्या के संगीन आरोप हैं, उनको जिस तरीके से छुड़ाया जाता है, तो मुझे लगता है कि वो बीजेपी के पार्टी विद द डिफरेंस वाले हिस्से को बहुत बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। बल्कि इस सोशल मीडिया के दौर में पार्टी एक राज्य में जो सोच करके वो इस तरीके के निर्णय लेती है, वो देश भर के बचे हुए राज्यों में भी इंपैक्ट डालता है। ये उनको समझ में आता है, लेकिन उसमें क्यों नहीं वो उसमें कुछ कर पाते हैं, ये मुझे नहीं पता। मसलन हरियाणा चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके से डेरा सच्चा सौदा के चीफ को हर बार पैरोल दी गई, अगर उनके स्ट्रेटेजिस्ट को लगता है कि ये हरियाणा के हिसाब से बड़ा इंटेलिजेंट काम किया, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उन्हें दोबारा विचार करना चाहिए। क्योंकि एक बलात्कारी आरोप के ऊपर, बलात्कार के आरोप के ऊपर और अंदर गए हुए किसी कन्विक्ट को अगर आप बार बार छोड़ते हैं, तो देश भर में बाकी जगहों पर आपकी ब्रांड इक्विटी कम होती है। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट किए हुए नेता, दागदार नेता, इन सबको अगर बीजेपी के स्ट्रेटेजिस्ट को लगता है कि अजीत पवार का नुकसान महाराष्ट्र में हुआ है, तो मुझे लगता है उनकी बहुत बड़ी, अजीत पवार को लाने से देश भर में जो ब्रांड इक्विटी बीजेपी की डाइल्यूट हुई भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर, या गुरमीत राम रहीम को छोड़ने से जो देश भर में इक्विटी डाइल्यूट होती है महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे के ऊपर, ये नैरेटिव का खेल होता है। ये लोकलाइज्ड पॉलिटिक्स नाम की कोई, ऑल पॉलिटिक्स इज लोकल कहीं जरूर जाती है, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से सोशल मीडिया में और बाकी जगहों पे चीजें जुड़ी हुई हैं मिलिंद, उसमें हर एक चीज का पूरे देश दुनिया पे उतना ही तेजी से इंपैक्ट होता है। तो इंपोर्टेड नेता, दागदार नेता और
सत्ता पाने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी समझौता कर लेना, ये सारी चीजें वो दाग हैं जो भाजपा के पार्टी विद द डिफरेंस वाले कलेवर को चोट पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं और लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो विजय जी, आप ही ने मुझे कहा था कि बीजेपी को जीटी रोड की पार्टी कहा जाता था, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जब यशवंत ये कह रहे हैं कि एमएलए जो है बीजेपी के वो लोगों के बीच जाते नहीं थे या अहंकार आ गया था। क्योंकि हमने तो ये सुना था कि मोदी जी ने कहा कि भाई जहाँ लोगों से मिलने जा रहे हो उनसे जियो टैगिंग कराओ फोटो की, ताकि इसका सबूत देना पड़ता था एक तरह से एमएलए एमपी को कि वो वहाँ गया हुआ है। मतलब झूठ नहीं बोल सकता, पार्टी के पास कहा जाता है कि कोई डेटाबेस है। तो ये सब जो मतलब जो यशवंत कह रहे थे कि जो इमारत है वो सीमेंट का काम करती है, लेकिन यहाँ तो फिर वो सब क्या था जो हम जियो टैगिंग टाइप की चीज़ें देखते थे कि भाई हर जिसको लाभार्थी है उसके घर पर पार्टी का कार्यकर्ता जाएगा या उसके घर नेता जाएंगे। ये सब तो डेटा वेटा तो इतना खेला गया विजय जी। देखिए, डाटा और हमारे राजस्थान में कहावत है, भैंस खाए मांगे आंकड़ा, काकड़ा, काकड़ा एक जंगली पेड़ होता है, और सरकार मांगे आंकड़ा। तो ये आंकड़े का खेल है, लेकिन लाभार्थी भी बदले में उनको जो मिला उसके बदले में एक या कई बार 2 बार वोट दे चुके, तो वो भी कर्ज मुक्त हो गए हैं। कभी आपने घर दिया, हमने आपको एक बार लोकसभा में वोट दे दिया, एक बार विधानसभा में वोट दे दिया। अब कुछ नया चाहिए, नया सरकार के पास या सत्तारूढ़ पार्टी के पास देने के लिए है नहीं। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी विधायक से शुरू होकर मुख्यमंत्री तक नहीं जाती, मुख्यमंत्री से शुरू होकर नीचे तक जाती है। मुख्यमंत्री, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पिछली बार जब 40 सीटों पर बीजेपी अटकी थी तब बदल देना चाहिए था और कोई नया नेता सामने लेकर आना चाहिए था। अब एंटी इनकम्बेंसी का तोड़ सीधा सीधा पार्टियां निकालती हैं कि 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदल दो, मंत्रियों को उनका टिकट नहीं दो, विधायकों के टिकट नहीं दो। क्या ये फॉर्मूला नहीं हो सकता कि हर दूसरे साल आप मंत्रिमंडल में का पुनर्गठन करें और जितने नाकाबिल मंत्री हैं उन सबको हटा दीजिए, नए लोगों को चांस दीजिए। उसमें पार्टी में कुछ नई शक्ति, नई ऊर्जा भी आती जाएगी और लोगों की महत्वाकांक्षाएं भी थोड़ी सी बढ़ेंगी, वो पार्टी के लिए समर्पित होकर काम करेंगे। फिर फीडबैक सिस्टम खराब है। अब हरियाणा में जितनी मेरी पत्रकारों से बात हुई, उन्होंने कहा साहब बाकी मुद्दे तो ठीक है, ये बेरोजगारी, महंगाई, लेकिन वो परिवार कार्ड के नाम पर जो आधार कार्ड की तर्ज पर एक परिवार कार्ड बनाया गया, जिसको लेकर तमाम तरह की धांधलियां हुई, तमाम तरह की लापरवाही हुई, उससे जनता त्रस्त हो गई। लोगों ने, एक पत्रकार ने कहा कि साहब मैंने अपने घर के बाहर बड़ा बड़ा अपना नाम लिखा हुआ है, क्योंकि वो नाम तो सही लिख कर जाए। अब वो मिलिंद आपके घर आए, मिलिंद खांडेकर की जगह मिलिंद कुछ और लिख के सरनेम चले गए, तो आप तो रोते रह जाएंगे। और आपको वो बदलाने में, या मकान आपका 100 बाई यानी मान लीजिए 70 बाई 60 फुट का है, स्क्वायर फुट का, और वो गज का, और वो चले गए लेकर कि 70 बाई 60 है या 60 बाई 50 है, तो आप करेक्शन के लिए रोते रह जाएंगे। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही और इसको एड्रेस करने की किसी ने कोशिश नहीं की। और मुझे तो एक चीज और कहनी है, शायद यशवंत जी ज्यादा बेहतर बता पाए। मैंने सुना है कि केंद्र का जो आला कमान है बीजेपी का, वो कोई विदेशी एजेंसियों पर ज्यादा निर्भर है इस तरह के सर्वे, फीडबैक लेने पे, और अपने कार्यकर्ताओं के थ्रू वो सर्वे नहीं ले रहा है, या वो फीडबैक वहां से नहीं ले रहा है, या उसको विश्वसनीय नहीं मान रहा। तो इसका नुकसान भी क्या बीजेपी को, मुझे लगता है कि उठाना पड़ रहा है। विजय जी, जो आपने बात कही वो पहचान पत्र, लोग कह रहे थे, कांग्रेस ने प्रचार भी किया, ये परेशान पत्र बन गया है। वो पहचान पत्र जो है परिवार के लिए परेशानी का कारण, पोर्टल की सरकार बन गई, तो लोगों ने कहा कि वोट भी पोर्टल से ले लो।